मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारणों का अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे अध्ययन का विषय है राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि के क्या कारण हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि राष्ट्रपति पद की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है और राष्ट्रपति पद विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पद हो गया है। फर्ग्यूसन और मैकनरी ने राष्ट्रपति की बढ़ती हुई शक्तियों को दृष्टि में रखते हुए लिखा है कि मंगल ग्रह से आने वाला व्यक्ति अमेरिका के संविधान को पढ़ते हुए समझेगा कि राष्ट्रपति एक निर्बल कार्यपालिका है जो बहुत सीमा तक कांग्रेस की इच्छा के अधीन है। वह अमेरिका की शासन प्रणाली को कांग्रेस की सरकार कहेगा, किंतु उन शक्तिशाली व्यक्तियों जेफरसन, जैक्सन, लिंकन, क्लीवलैंड, थियोडर रूजवेल्ट, विल्सन और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जिन्होंने इस पद को धारण किया, इस पद को अत्यंत शक्तिशाली कार्यपालिकाओं में से एक बना दिया है। तो राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि के कारणों में सर्वप्रथम कारण इस पद को धारण करने वाले महान व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने संविधान की उदार व्याख्या को ग्रहण करते हुए दूरदर्शिता और साहस के साथ राष्ट्रीय हित में कार्य किया। इन राष्ट्रपतियों की यह धारणा थी कि यदि संविधान स्पष्ट शब्दों में उसे ऐसा करने से रोकता न हो तो आवश्यकतानुसार जो कुछ भी देश के हित में है वह इस देश के हित में ठीक समझें करें। ऐसे महान राष्ट्रपतियों में जैक्सन, अब्राहम लिंकन, एफ.डी. रूजवेल्ट, विल्सन और कैनेडी के द्वारा बहुत कुछ इसी सिद्धांत के आधार पर आचरण किया। अतः राष्ट्रपति पद पर जो महान व्यक्तित्व वाले राष्ट्रपति रहे, उनके महान व्यक्तित्व की वजह से भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। इसी तरह राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाने में सर्वोच्च न्यायालय का भी योगदान रहा है। संविधान की अस्पष्टता की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न विषयों पर संविधान की जो व्याख्या की इन व्याख्याओं ने भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है। इसी तरह राष्ट्रपति पद के प्रजातंत्रीकरण ने भी उसकी शक्तियां बढ़ाने में योगदान दिया है। सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, किंतु अगर व्यवहार में देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचकों का चुनाव जिस प्रकार से होता है और उसके बाद जिस प्रकार वे राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उसने उसे एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप प्रदान कर दिया है। राष्ट्रपति पद के इस पूर्ण प्रजातंत्रीकरण के कारण राष्ट्रपति जनता का एक प्रभावशाली
नेता और उसकी आकांक्षाओं का मूर्त रूप बन गया है और जनता का जैसा विश्वास उसे प्राप्त है वैसा अन्य किसी भी पदाधिकारी या संस्था को नहीं है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महान विश्व शक्ति के रूप में उदय और अमेरिका के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाने के कारण भी राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि हुई है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी राष्ट्र के अनेक उत्तरदायित्व हैं और ये उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। राज्य के कार्यक्षेत्र में होने वाली निरंतर वृद्धि ने राष्ट्रपति की शक्तियों में अत्यंत वृद्धि करी है। इसी तरह अमेरिकी संविधान को लागू करने के बाद में अमेरिकी राष्ट्र के सामने जो विभिन्न संकट आए उन संकटों को भी राष्ट्रपति के द्वारा साहस, कुशल और सुदृढ़ नेतृत्व के द्वारा उन संकटों का सराहनीय तरीके से सामना किया। अब्राहम लिंकन के शासनकाल में गृह युद्ध के कारण राष्ट्रपति को नवीन शक्तियाँ मिली। इसी प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1930 के आर्थिक संकट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई उसने भी राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने में योगदान दिया और इन संकटों का सफलतापूर्वक सामना करने से राष्ट्रपति पद के गौरव में वृद्धि हुई। और संकट के समय राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी जाती हैं, संकट समाप्त होने पर उनमें से अधिकांश को वापस ले लिया जाता है, किंतु समस्त शक्तियों को पूर्ण रूप से वापस लेना प्राय असंभव होता है। इसी तरह वर्तमान समय में प्रशासनिक पेचीदगियां बढ़ जाने से कार्यपालिका आदेश की प्रवृत्ति का विकास हुआ और उसने राष्ट्रपति को न केवल प्रशासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी शक्ति प्रदान की। अब हम अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से लगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है और यह महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार या किसी घोर अपराध के आधार पर ही लगाया जा सकता है। और महाभियोग की पद्धति यह है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपयुक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं। इसके बाद ये आरोप किसी न्यायिक समिति या विशेष जांच समिति को दिए जाते हैं और जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो वह एक प्रस्ताव तैयार करती है उस प्रस्ताव में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया जाता है और प्रतिनिधि सभा को यह प्रस्ताव अपने बहुमत से पारित करना होता है। इस आरोप पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी जाती है। इसके बाद में यह प्रस्ताव सीनेट के पास जाता है और सीनेट निश्चित तारीख को, निश्चित तिथि को इन आरोपों की जांच करने हेतु एक न्यायालय के रूप में बैठती है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रतिनिधि सभा की ओर से भेजा गया प्रतिनिधि सीनेट के आरोपों के बारे में पूरी जानकारी देता है और राष्ट्रपति भी अपने बचाव हेतु स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधियों और वकीलों को वकीलों को भी भेज सकता है। यदि पूरी इसकी छानबीन हो जाती है और छानबीन के बाद में सीनेट अपने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव पारित कर दे
कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही हैं तो उसे पदच्युत कर दिया जाता है और पदच्युति के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है।